Welcome to today's class and welcome to week number 7 of your training. Hope कि all of you are doing good और सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम उमर। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम। आप लोग बताएं कैसे हैं सब? ओके जी, फाइनली वी आर बैक टू आवर ट्रेनिंग एंड वीक नंबर 7। अटेंडेंस फॉर्म जो है वो आप लोगों का लाइव होगा, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, सब ठीक ठाक, बेहतरीन, ज़बरदस्त। ओके, आप लोग बताएं सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। अच्छा, हम लोगों ने कुछ लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कशन की थी कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर, कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर, एसईओ से रिलेटेड जो कि ये थी। तो इनको आपने इन डिटेल देख लिया है? इनके ऊपर कुछ चीज़ समझ आई आप लोगों को, या मुझे भर के देना? इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके, इससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है आपने तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। एक मिनट मुझे चेक करने दें। अटेंडेंस फॉर्म आप लोगों का बिल्कुल ठीक चल रहा है, चेक करें ज़रा, ठीक है। अटेंडेंस अपनी मार्क कर लें काइंडली, अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी, जिन्होंने अटेंडेंस जो है वो अभी तक मार्क नहीं की। अटेंडेंस फॉर्म शुड बी वर्किंग फाइन फॉर यू गाइस। ओपन नहीं हो रहा, चेक करें ज़रा, चल रहा है? अल्लाह के करम में हम भी ठीक हैं, थैंक यू फॉर आस्किंग, यू वेलकम। अच्छा, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड कोई बात आप लोगों ने पूछनी हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की कोई क्यूरी वगैरह हो तो वो आप लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। अटेंडेंस मार्क कर लें। सर, अपवर्क पर प्रोफाइल बनाते हुए जब पोर्टफोलियो में पिक ऐड की तो वो प्रीमियो में फुल पेज नहीं शो होता, बहुत जूम नज़र आता है। मतलब किस तरीके से? ये देखें ना, ये आप पोर्टफोलियो इस तरीके से ऐड करें, ये इस तरीके से नज़र आएगा आपको, ठीक है। मतलब इसका जो क्या कहते हैं, जब आप इसको, कोई भी क्लाइंट इसको क्लिक करके ओपन करेगा ना, ठीक है, मतलब एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ, जब इसको क्लिक करके ओपन करेगा तो वो फिर इन डिटेल आपको नज़र आएगा, या मैं इसको इधर से इन इसको ओपन करूँ तो फिर मुझे जो है वो उसकी मज़ीद डिटेल्स नज़र आएंगी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप प्रोफाइल देखेगा तो वो इस तरीके से नज़र आएंगी, ठीक है। समीना से वालेकुम अस्सलाम, ठीक है ना, इसकी समझ आ गई है आपको? सर, परमालिंक से रिलेटेड समझ नहीं आया था, कोई मसला नहीं है। नहीं, होपफुली कल नहीं तो परसों हम लोग अपनी जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, अपनी वेबसाइट के ऊपर जब वो चीज़ नज़र आएगी तो इजी हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम नादिया। अटेंडेंस मार्क कर लें काइंडली जल्दी से अपनी, सब लोग, ठीक है। तो होपफुली ये पोर्टफोलियो वाला इशू भी आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा। freelancer.com के ऊपर 100 बिड्स आप लोगों ने ले लिए हैं, जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। ज़रा मुझे काइंडली स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्फॉर्म कर दें उस चीज़ के ऊपर। जी सर, मैंने ऐसे ही ऐड किया है लेकिन फुल पेज शो नहीं होता जितना स्क्रीनशॉट लिया होता है।
वो फिल पेज तब शो होता है जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, इसको ओपन अप करते हैं, सामने आपके पॉपअप होके आता है, तब ये फुल पेज जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, मज़ीद आप अगर मुझे दिखा दो तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मोहम्मद आसिम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। मैं लिंक पोस्ट कर देता हूँ कमेंट्स के अंदर। ठीक है सर, बैकलिंक का समझा दें उमर, बैकलिंक का मैं समझा देता हूँ इंशाल्लाह, होपफुली इसी वीक के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करनी है। वो ऑटोमेटिकली जूम हो जाता है, मैंने डिफरेंट पिक्स ऐड करके देखा। बैकलिंक का सिंपल ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल दो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, और दोनों जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ये वेबसाइट है और एक ये वेबसाइट है। ये दो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। ठीक है, बैकलिंक का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। अब ये जो वेबसाइट है इसकी गूगल की नज़र में वर्थ अच्छी है, मतलब कि इसकी जो अथॉरिटी और बाकी सारी चीज़ें हैं वो अच्छी हैं। तो ये वेबसाइट क्या चाहेगी, ठीक है, मतलब अगर ये वेबसाइट चाहे कि मेरी जो ये लिंक है ऊपर, ये वाला मेरा लिंक है, ये वाला इसके किसी आर्टिकल के अंदर लग के आ जाए, मतलब कि उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाए, मुझे वहां से रेफरेंस मिल जाए। तो अगर वो लिंक यहाँ किसी आर्टिकल के अंदर पोस्ट होकर, ठीक है, यहाँ पर अगर किसी आर्टिकल में पोस्ट होकर इधर कहीं पे लिंक वो मिल जाता है आपको, तो इसको हम लोग बैकलिंक कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, बैकलिंक कहते हैं। तो अब बैकलिंक अच्छी वेबसाइट का भी हो सकता है, बुरी का भी हो सकता है। अगर किसी बुरी मतलब कि ऐसी वेबसाइट है जो कि गूगल की नज़र में अच्छी नहीं है, उस वेबसाइट से लिया जाता है, तो वो बैड बैकलिंक होगा, वो ठीक नहीं होगा आपकी जो है ना वो ग्रोथ के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए। अगर वो ऐसी वेबसाइट से मिलता है आपको जहाँ पर अच्छा आगे वेबसाइट का डीए है और पीए है और उसकी वर्थ अच्छी है, तो वो आपको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। वो ऑटोमेटिकली जूम हो जाता है, मैंने डिफरेंट पिक्स ऐड करके देखा है। अनम, आप ना लाइव मुझे दिखा देना ना, ठीक है, लिंक वैसे मैंने पोस्ट कर दी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्लास भी आप दिखा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर लुकिंग वेल, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन, थैंक यू सो मच। ऐसे ही होता है बस, क्या कहते हैं, अभी ज़रा बाहर थे तो ज़रा धूप वगैरह लगती है ना, बंदा थोड़ा सा हो जाता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, अटेंडेंस डन, ठीक हो गया। ठीक है। अम, अच्छा, आज जो हम लोगों का टॉपिक है, जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है, वो हम लोगों ने सर्च इंजन की अपडेट्स के बारे में देखना है। उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल के अंदर भी मैं जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर वन, जब सर्च इंजन नहीं थे तो हमारे पास किस तरीके से चीज़ें ऑपरेट होती थी। सर्च इंजन यही है ना, गूगल, यहाँ पे गूगल पे जाते हो आप, कोई भी मसला आता है, मैं स्क्रीन कोई भी चीज़ है, मतलब आप जाके यहाँ पे सर्च करते हो और उसका आपको आगे रिजल्ट मिलने लग जाता है। तो ये सर्च इंजन के फायदा है। लेकिन जब ये सर्च इंजन नहीं था, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या चीज़ थी, बैकलिंक की समझ आ गई उमर, चले गुड है। वालेकुम सलाम बकर, वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम मोहसिन, कैसे हैं? अच्छा जी, तो हमारे पास जब सर्च इंजन नहीं थे तो क्या चीज़ें थी, ठीक है, हमारे पास जब सर्च इंजन नहीं थे तो हमारे पास क्या चीज़ें थी। उस टाइम हमारे पास कोई ब्लॉग्स नहीं थे, ब्लॉग्स नहीं थे। जैसे ये हमने सर्च किया ना, ये डिफरेंट, एमसी पाओ का ब्लॉग आ गया है, मैक रिपोर्ट्स डॉट कॉम का ब्लॉग आ गया है, ये डिफरेंट लिंक्स आ रहे हैं, डिफरेंट जो है वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। जब हमारे पास सर्च इंजन नहीं थे तो ये चीज़ें इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्या थी कि लोग सिर्फ डायरेक्ट वेबसाइट्स होती थी, ठीक है, और लोग उनके यूआरएल याद करते थे। मतलब किस तरीके से कि मेरी एक वेबसाइट है abc company.com, तो
वो उसको डायरेक्ट ब्राउज़र में आके लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, डायरेक्ट यहाँ पे आके ब्राउज़र में लिखेगा और वो यहाँ पे सर्च के अंदर उसको रिजल्ट शो होंगे। तो इस तरीके से जो है वो आपके सर्च इंजन काम करते थे। तो अब टोटली जो है वो बाद में उनकी एवोल्यूशन के बाद चीज़ें चेंज हो गई। अब जब सर्च इंजन आए, ठीक है, स्टार्ट के अंदर यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था, ठीक है। क्या था कि लोग सिर्फ राइट करते थे और कोई भी टॉपिक के ऊपर उन्होंने राइट करना, और जिस टॉपिक के ऊपर वो राइट करके कंटेंट पोस्ट करते थे उनका कंटेंट या उनका जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में रिजल्ट्स में उनकी जो वेबसाइट है वो टॉप के ऊपर आ जाती थी। मतलब कि कंपटीशन ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, ठीक है, लोग समझदार होते गए, कंपटीशन बढ़ता गया। तो जब हमारे पास कंपटीशन कम था, एसईओ की कोई ज़रूरत नहीं थी, एसईओ के फैक्टर्स की कोई नीड नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन बाद में जैसे ही लोगों को सर्च इंजन के बारे में पता चला, कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो गया। फिर आपको वही रेस और वो स्ट्रगल वाला काम जो है वो स्टार्ट हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब शुरू के अंदर सर्च इंजन नया नया था तो उसके अंदर कुछ गलतियां थी। मतलब गलतियां इस तरीके से कि वो अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से अपने जो प्रोटोकॉल्स वो डिफाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ चीज़ें ऐसी लगी, ठीक है, मतलब वो कुछ चीज़ें ऐसी फील में आई कि ये चीज़ यूँ अपडेट होनी चाहिए, ये चीज़ यूँ अपडेट होनी चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो सर्च इंजन को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि किसी न किसी चीज़ पे वो काम करते हैं और उसकी अपडेट जो है वो पुश कर देते हैं अपनी सर्च इंजन के अंदर। अब सर्च इंजन करते किस तरीके से हैं काम, ठीक है। सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, आई एम रियली सॉरी सर, मैं इस वीक फीडबैक प्लेस करना भूल गया, सैटरडे को याद आया। इट्स ओके, लेकिन वो बस आपके बकर लैब मैनेजर देखेंगे। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब सर्च इंजन काम किस तरीके से करता है, मतलब इन शॉर्ट ये यहाँ पर आपका रिजल्ट्स के अंदर वेबसाइट आती कैसे है, ठीक है। अब सवाल पैदा हमारे पास ये हो रहा है, ठीक है। सर्च इंजन का काम क्या है जी, कि इंसान की मदद करना ताकि वो रेलेवेंट जो भी सर्च करे उसकी क्यूरी को सॉल्व करे और उसको जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स और क्विक रिजल्ट्स जो है एज सुन एज पॉसिबल क्विकली उसको प्रोवाइड करे, ठीक है। ये जो है वो डेटाबेस है मिलियन ऑफ वेब पेजेस की और ब्लॉग्स की। अब इसके अंदर वेबसाइट्स और ब्लॉग्स दोनों मिक्स है। वेबसाइट और ब्लॉग का मैंने मेन डिफरेंस आप लोगों को समझा दिया था मेरे ख्याल से। अगर स्टिल कंफ्यूज्ड है तो वो पूछ सकते हैं। अब सर्च इंजन 3 मेजर फंक्शन में काम करता है। जो ब्लॉग्स के ऊपर डाटा पड़ा होता है ना, ठीक है, उनको अपने पास डाउनलोड करके रख लेता है। जब कोई भी यूजर आके सर्च करता है तो उसकी क्यूरी से उसको मैच करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर और फिर उसको शो कर देता है यूजर को। सिंपल सी बात है। क्या कि सर्च इंजन ने पहले क्या किया कि जो भी ब्लॉग्स आते जा रहे हैं, वेबसाइट्स आती जा रही हैं, उनका डाटा कलेक्ट करके अपने पास अपने डाटा सेंटर के अंदर अपने पास उसको स्टोर कर लिया, डाउनलोड कर लिया। जैसे ही लोग, अब एक लेट से आप लोग 10 क्लास फेलोज हो, 10 जो है ना बंदे वो एक ही टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो 10 के 10 को डाउनलोड करेगा, फिर मैच करेगा यूजर की सर्च के साथ। मतलब मैं यूजर हूं, मैं जाके वहां पे सर्च करता हूँ, सर्च करते ही आगे जो है वो उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मतलब कि उसको मैच करता है कि किसके साथ जो है वो रेलिवेंट, क्या कहते हैं, मोस्ट रेलिवेंट और अपडेटेड डाटा किसके साथ मैच हो रहा है, वो मैच करता है। आगे जो है वो फिर आपको आउटपुट शो करवा देता है यूजर को, ये सर्च के अंदर सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर। बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका, ठीक है, काम करने का। अंदर इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम एक्सप्लोर करते हैं। 3 मेजर फंक्शंस हैं, मतलब इनको फंक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो है वो क्रॉलिंग है। क्रॉलिंग का क्या मतलब है कि गूगल के पास जो है वो ऑटोमेटिक लिखे हुए कोड हैं जिनको हम बॉट कहते हैं, ठीक है। बॉट क्या होता है कि उसको जो इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं वो उसके ऊपर काम करता रहता है।
ये HTML और XML के अंदर ये मार्कअप लैंग्वेज है, इनके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, क्रॉलिंग करते हैं, उनकी इंडेक्सिंग की जाती है, रीड करता है उसको और प्रेजेंट कर देता है यूजर को। अब जो सर्च का रिजल्ट जो दिखाया जाता है ना, ये जो शो टू यूजर है, वो किस बेस के ऊपर दिखाया जाता है? रेलिवेंसी, यूनिकनेस एंड अथॉरिटी। अब जब हम कहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो नंबर वन, आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उससे रेलेवेंट ही लिखें। नंबर सेकंड, कॉपी पेस्ट ना हो, यूनिक हो। तीसरी बात आ जाती है उस वेबसाइट की अथॉरिटी की। जितनी ज्यादा उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी होगी, उतना ज्यादा जो है वो सर्च इंजन जो है वो आपको गुड पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर कंसीडर करेगा। ठीक है, ये 3 स्टेप्स की समझ आ गई आप लोगों को? इससे रेलेवेंट कोई चीज़ पूछनी हो, अटेंडेंस मार्क कर लें। जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस अपनी मार्क नहीं की है, ठीक है। अच्छा जी, अब रेलेवेंसी एंड अथॉरिटी वाली जो बात है वो किस चीज़ को डिफाइन कर रही है यहाँ पर? कि आपने जो मेन कीवर्ड है आपका, जिसके ऊपर आप कंटेंट राइट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप अपना ब्लॉग की पोस्ट लिख रहे हैं, उसके अंदर रेशो ऑफ कीवर्ड कितनी है, और उसके ऊपर फिर प्लस कंटेंट किस तरह का लिख रहे हैं। ठीक है, अथॉरिटी जो है वो आपकी इंक्लूड करती है कि वेबसाइट की उम्र कितनी है, एज ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट कितनी पुरानी है, कितने बैकलिंक्स हैं उसके ऊपर, नंबर ऑफ बैकलिंक्स एंड मैनी मोर फैक्टर्स। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये वाली फाइंड करने वाली, ये आप जो है वो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स का ऑडिट करने से, उन वेबसाइट का एनालिसिस करने से, उनको एनालाइज करने से आपको ये सारी चीज़ें समझ आती हैं। ठीक है, मतलब लेट से एक वेबसाइट है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है GTMETRIX.com, GTmetrics.com। ये आपको क्या कहती है कि आप मुझे कोई भी वेबसाइट दें, ठीक है, उसका यूआरएल दें, ये उस वेबसाइट को टेस्ट आउट करती है, और टेस्ट आउट करने के बाद आपको ये बताती है कि वो कितनी देर में लोड होती है। ठीक है, ये देखें उसका लोडिंग टाइम, ये मैंने यहाँ पे ब्राउजर में ओपन की, कितना फास्ट लोड हो रही है ये। ठीक है, उस वेबसाइट का लोडिंग टाइम कितना है, और उसकी बाकी डिटेल्स अगर कोई उसके अंदर चीज़ें फिक्स होने वाली है तो ये उनके बारे में जो है वो आपको बताती है। अभी ये एनालाइज कर रही है उसको, उसका एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये 4 स्टेप्स यहाँ पे हो चुके हैं, 5 स्टेप्स हैं इसके टोटल, और ये उसने बता दिया। तो अब ये पेज स्पीड स्कोर जो है ओवरऑल इसने अपने उसके अकॉर्डिंग बताया है कि 75 का है। तो ये 90 से अबव होना चाहिए वैसे, लेकिन स्टिल जो है वो अगर देखा जाए तो ये क्विक लोड हो रही है, मतलब कोई ज़्यादा टाइम नहीं है लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद फिर इसका जो लोड टाइम है वो आपको उसने बताया 9.3 सेकंड, टोटल पेज का साइज कितना है 2.86 है। बाकी इसके अंदर कुछ बातें हैं जो कि कोडिंग वगैरह से रिलेटेड हैं, ये CSS, जावास्क्रिप्ट, और ये टेक्निकल एंड के ऊपर चली जाती है ना चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग मतलब देख सकते हैं कि एक वेबसाइट का लोडिंग टाइम कितना ज़्यादा है कितना कम है। अगर आप इसकी एक स्किल सीख लेते हैं जो कि वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना हो, ठीक है, वो वर्डप्रेस के अंदर कुछ प्लगइन्स वगैरह होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो उनसे क्या होगा कि आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट की जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, उसकी स्किल सीख के आप इसको भी सेल कर सकते हैं। एज ऑफ साइट, मतलब एज ऑफ साइट का मतलब ये कि कितनी पुरानी है वेबसाइट, वो वेबसाइट कब बनाई गई, और उसको कब रजिस्टर करवाया गया। अगर 2017 में रजिस्टर हुई तो आज 2020 है, तो 3 साल एज हो गई वेबसाइट की। ठीक है, ये चीज़ें एज ऑफ वेबसाइट इस तरीके से उसको हम देखते हैं। अब एसईओ जब करनी है हमने, तो एसईओ जो है वो 3 तरीके से की जा सकती है। ठीक है, मतलब उसको मेनली 3 उसमें कैटेगराइज किया गया है।
ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे आप वेबसाइट दें, मैं 1 महीने में रैंक करवा दूंगा। कुछ कहते हैं नहीं जी मैं 1 हफ्ते में करवा दूंगा। कुछ कहते हैं जी मैं 6 महीने में करवा के दूंगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बातें करते हैं ना लोग डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। अब असल चीज़ क्या है कि ये हमारे पास यहाँ पे आ गई है टाइप ऑफ एसईओ। ठीक है, इसके अंदर 3 तरीके से उसको हमने कैटेगराइज कर दिया है। एक होती है वाइट हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ ऐसी चीज होती है जो कि स्लो होती है, लेकिन अगर उसमें स्टडी रहा जाए तो लॉन्ग टर्म और बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। लॉन्ग टर्म और बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वाइट हैट एसईओ के अंदर। फिर सेकंड आपके पास आ जाती है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट से ही जाहिर है कि हम ऐसे कुछ टेक्निक्स, ऐसे कुछ शॉर्टकट्स यूज करते हैं जिसके थ्रू सर्च इंजन को हम लोग जो है वो बाईपास करते हुए क्या कहते हैं शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन के अंदर अपने कंटेंट को या चीज़ों को रैंक तो कर लेते हैं एट द मोमेंट, लेकिन बाद में जो उसके नुकसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वाइट हैट एसईओ सबसे बेहतर। ठीक है, इसकी जो टेक्निक्स हैं, ब्लैक हैट नुकसानदेह है आपके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो काम करेगी, एक आधा महीना, 4 हफ्ते, 6 महीने। 6 महीने भी नहीं, 6 महीने तो बहुत लंबे हो गए। उसके बाद आपकी वेबसाइट का क्या बनेगा कोई अंदाजा नहीं है। उसके बाद फर्दर ग्रे हैट एसईओ में इन दोनों का मिक्सचर होता है कि कुछ आप अच्छी टेक्निक्स यूज करते हैं, कुछ आप ब्लैक हैट की यूज करते हैं, और वो ग्रे हैट एसईओ कहला रही थी। ग्रे हैट एसईओ के अंदर आपका जो होता है वो 50-50% के ऊपर होता है कि आपकी वेबसाइट लॉन्ग टर्म चल जाएगी, आपको कंटिन्यूस रेवेन्यू देगी या नहीं देगी। ठीक है। अब वाइट हैट एसईओ में जो है वो 3 चीजें मेनली हम लोग देख रहे होते हैं कि एडसेंस बेस्ड ब्लॉग हो जिससे आप अर्निंग करेंगे। मतलब एक आप ब्लॉग बनाएंगे, जैसे एग्जांपल इसके ऊपर मैं ऐड ब्लॉग बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट मैंने ओपन की। यहाँ पर इन्होंने कुछ कंटेंट उसके बारे में लिखा हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एड्स क्यों नहीं है? ठीक है, ये एक ऐड लगा हुआ है, खैर ये वाला क्लीन माई मैक एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स लगी हुई हैं, जैसे ये प्रो पाकिस्तानी है, ठीक है, इसके ऊपर गूगल की एड्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये नज़र आ रहा है नीचे, ये यहाँ पर यूआरएल में आप लोगों ने देखना है। एक आर्टिकल मैं ओपन कर लेता हूँ। इन्होंने खैर गूगल के भी लगाए हुए हैं एड्स, बाकी किसी और कंपनीज के भी लगाए हुए हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है कि अगर वो गूगल एडसेंस बेस्ड ब्लॉग होगा, ठीक है, तो उसकी हम लोग एक तरीके से जो है वो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। फिर उसके अलावा एफिलिएट अगर आपकी वेबसाइट है, एफिलिएट का मैंने बताया था कि आप कमीशन, मतलब एज अ कमीशन जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। कि एक वेबसाइट है, लेट्स से दराज है, ठीक है, दराज डॉट पी के, BARAZ एफिलिएट, दराज एफिलिएट अगर आप काम करें, ठीक है, ये आप इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लेंगे और सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। अब अगर आप इसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपके अकाउंट के अंदर रहते हुए आपको ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसकी आ रही हैं, ये जो इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है, इनका आपको एक लिंक मिला करेगा। ठीक है, और अगर आप उसको सेल करवाते हैं उस प्रोडक्ट को अपने लिंक के थ्रू, आपके लिंक के थ्रू अगर वो प्रोडक्ट सेल होती है तो आपको उसका एक स्पेसिफिक कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, हमारे पास अमेजोन है, ठीक है, हमारे पास अली बाबा है, ठीक है, हमारे पास अली एक्सप्रेस है। ये सारी की सारी वेबसाइट्स जितनी भी हैं, क्या कहते हैं, ये सारी की सारी वेबसाइट्स जो हैं वो आपको
क्या कहते हैं, एफिलिएट की ऑप्शन देती हैं कि आप हमारे साथ एफिलिएट करें। लेकिन हर वेबसाइट का अपना काम करने का तरीका है, उसके एल्गोरिथम को, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, वो फिर आप जैसे जैसे उस पर काम करते जाएं उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब आप एज एन एफिलिएट कैसे करेंगे एसईओ? आप एक वेबसाइट अपनी बनाएंगे, ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप चूज कर लें। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ठीक है, ब्लूटूथ वाले जो हेडफोन्स हैं, मैं उनके ऊपर काम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कि ऐसे जो है ना वो हेडफोन्स जो कि ब्लूटूथ के ऊपर चलते हैं, ठीक है, उनके ऊपर मैंने काम स्टार्ट किया। और अब मैं एज एन एफिलिएट इसको ज्वाइन कर लूँगा, और मेरे लिंक के थ्रू मेरी वेबसाइट से या कहीं से भी मैं उसको जितना सेल करवाऊंगा मुझे उसका कमीशन मिलेगा। तो आप एफिलिएट बेस्ड अपना वेबसाइट या एसईओ कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप अपनी लोकल एसईओ करें, ठीक है, मतलब कि लोकली अपनी वेबसाइट्स वगैरह की या उनकी या फिर किसी क्लाइंट का काम करके दें एज अ फ्रीलांसर। क्लाइंट की वेबसाइट अगर बनी हुई है तो दैट्स गुड, अगर वो आपसे बनवाना चाह रहा है तो उसके आप अलहदा उसको चार्ज करें, उसकी वेबसाइट बनाने के बाद फिर उसको एसईओ करके दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी में आ रही है कि हमारे पास तीन तरीके से और भी काफ़ी हैं, ठीक है, जिससे काम किया जा सकता है। तो इसकी थोड़ी सी समझ आ गई है आप लोगों को, कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं अमेजोन पे, अली एक्सप्रेस पे, अली बाबा के ऊपर, ठीक है, तो इनको देखा जा सकता है। ब्लॉग बनाना सिखाएं, ब्लॉग बनाना भी सीखेंगे फैसल, इंशाल्लाह। जी सर, आ गई है समझ, गुड है। ग्रे हेड एसईओ मतलब चांस पे होती है, नहीं, ग्रे हेड का मतलब ये है कि उसके अंदर जो टेक्निक्स होती हैं वो दोनों उससे जो है वो मतलब कि कंबाइन होके आ रही होती हैं। कि कुछ आप वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स उसमें यूज करते हैं, कुछ आप ब्लैक हैट की कम्बिनेशन होता है, ठीक है। मतलब एग्जांपल है, आधा काम आप वाइट हैट एसईओ की टेक्निक से कर रहे हैं, दूसरा आधा ब्लैक हैट की। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल वेबसाइट आपको कहती है या सर्च इंजन क्या है कि अगर आपको जो है वो बैकलिंक्स जो है वो सपोर्ट करते हैं आपकी वेबसाइट की रैंकिंग, तो आप क्या काम करना शुरू कर दें कि बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स बनाने शुरू कर दें, एक दिन में आप लाखों बैकलिंक्स बना रहे हैं, तो वो क्या है कि वो स्पैम हो जाएगा, वो आपका ग्रे हैट में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसको दोनों को देखते हुए तरीके से लेकर चले, मैनेज करके, ठीक है, जो प्रॉपर वे है, ठीक है, उससे होंगे। सर सेल्स कैसे करते हैं फिर इनको? अच्छा, सेल सिंपल होती है, ठीक है, जब आप एज एन एफिलिएट काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, आपका काम सिर्फ इतना होता है कि आपको जो आपका एफिलिएट का लिंक मिला है, ठीक है, आपने उससे वो प्रोडक्ट सेल करवानी है। मतलब किस तरीके से? वो बंदा उस प्रोडक्ट को ओपन करेगा, ठीक है, एग्जांपल मैं देने लगा हूँ, मतलब एक क्लियर सी, लेट से ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली, ओ सॉरी, ये वाला प्रोडक्ट ओपन कर लिया, ये जो लिंक था ऊपर, ये आपका एफिलिएट लिंक था। वो बंदा आपकी वेबसाइट से या आपके लिंक से इस पेज के ऊपर आया, ये जो लिंक ऊपर था आपके लिंक से इधर आया और उसने आके इसको परचेज कर लिया। तो जो इस शर्ट को सेल कर रहा है, इसको डिलीवर करना, उसकी पेमेंट रिसीव करना, सारी चीजें देखना, वो उसके एंड पे ही है, उस वेंडर ने, उस बंदे ने वो खुद देखना है, ठीक है। वेंडर कौन होता है? जो ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगा रहा है, और इसका वेंडर कौन है? वो जो है यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ होगा, ये है, ठीक है। तो क्या चीज़ है
कि वो बंदा खुद ही उसको जो है वो डिलीवर करेगा, उसको देखेगा, उसने अपने एंड पे देखना है। आपने सिर्फ अपने लिंक से बंदे लेके आने हैं, और जो बंदे खरीदेंगे, जो बंदे सक्सेसफुली प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, वो आपकी सेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली आपके लिंक की ट्रैकिंग से आपके पास काउंट हो रहा होगा। हाँ, अब आप अगर ये बात करें कि इनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, तो नंबर वन मैंने बताया कि अगर आप ब्लॉग के थ्रू आ रहे हैं तो आप अपना एफिलिएट ब्लॉग बना लेंगे, उस ब्लॉग के थ्रू सेल करना शुरू कर देंगे। स्टिल इफ इट डजंट वर्क्स फॉर यू, देन आप जो है फेसबुक पेड मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं, इंस्टाग्राम की तरफ जा सकते हैं, वहां पर जाके जो है वो अपनी एड्स वगैरह रन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने सर्च इंजन के काम करने का थोड़ा सा तरीका देखा, फिर आगे सर्च इंजन की कुछ अपडेट्स थी हमारे पास। मतलब अपडेट्स किस तरीके से, मैंने बताया कि जब सर्च इंजन नया नया आया, ठीक है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी, जाहिर सी बात है, हर चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट का रूम होता है, उसने इम्प्रूव होना है। ठीक है, आप लोगों से हम लोग फीडबैक लेते हैं डेली बेसिस के ऊपर, हर दूसरे तीसरे दिन। फीडबैक लेने का मकसद यही होता है कि जो है वो, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो हमें पता लग सके, हमारे एक्नॉलेजमेंट के अंदर हो कि इस चीज़ को हमने इम्प्रूव करना है। ठीक है। तो अब आगे हम लोगों ने ये देखना है कि किस तरीके से सर्च इंजन अपने आप को अपडेट करता रहा, किस तरीके से जो है वो सर्च इंजन ने अपने आप को जो है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो बेहतर बना रहा है, और किस तरीके से वो अपडेट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। Sir, where is affiliate marketing on Alibaba site or any other famous website? Will they ask us to register to get commission? बिल्कुल, आपको उसके लिए रजिस्टर होना पड़ता है। किसी भी वेबसाइट का आपने पहले आपको सर्च करना पड़ेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ अली बाबा एफिलिएट, ठीक है, अली बाबा एफिलिएट, ये आ रहा है। ठीक है। अली एक्सप्रेस एफिलिएट, ठीक है, ये देखें, मोनेटाइज योर ट्रैफिक विद अलीबाबा, या इस तरीके से है। ठीक है, ये आपको सारी यहाँ पर जब आप इसको साइन अप करेंगे, इनके ऊपर अकाउंट वगैरह बनाएंगे, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। ये आ गया, इसको रजिस्टर करें। ठीक है, और फिर इसके साथ आगे प्रोसीड किया जा सकता है। जी सर, समझ आ गई। ओके। तो हम लोग देख रहे थे कि जी हमारे पास सर्च इंजन किस तरीके से जो है ना वो अपडेट हुआ है। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग देखते हैं कि गूगल, ये सर्च इंजन जो हम बात करने लगे हैं वो गूगल की करने लगे हैं, किसी और की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सारी अपडेट्स हैं ये गूगल के सर्च इंजन की हैं, ना कि जो हमारे पास बिंग, याहू, डक डक गो और बाकी सर्च इंजन हैं उनकी हैं। ठीक है, तो गूगल जो है वो ऑलवेज अपने आप को हर टाइम अपडेट करता रहता है। स्मॉल अपडेट्स जो हैं वो ऑन द गो बैकएंड के ऊपर चलती रहती हैं, जो मेजर अपडेट्स होती हैं उसको वो प्रॉपरली अनाउंस करता है, और उसके बारे में जो है वो प्रॉपरली जो है वो पब्लिश करता है। ठीक है, तो गूगल हर टाइम जो है वो अपने एल्गोरिथम को अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर जो उसने रिजल्ट्स दिखाने होते हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ करता है कि अपडेट करता है। ठीक है। अच्छा, अब गूगल अर्न कैसे करता है? अच्छा, वैसे मुझे कोई बता सकता है दो लाइंस के अंदर यहाँ पे कि गूगल जो है वो किस तरीके से अर्निंग कर रहा है, किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं? जैसे आप लोगों से मैंने पूछा था कि फेसबुक सारा दिन यूज करो, सारी रात यूज करो, कोई पैसे नहीं ले रहा हमसे, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, वो कमा कैसे रहा है? तो इसी तरीके से मुझे भी बता सकता है कि गूगल कैसे कमा रहा है। ठीक है, गूगल किस तरीके से कमा रहा है? एनीवन, कोई भी बताना चाहे, आप लोगों की जितनी भी इनपुट होगी
मतलब गलत है, गलत आंसर करें, नो इशू एट ऑल। लेकिन जो आंसर करेगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। सो योर आंसर विल बी मच अप्रिशिएटेड, ठीक है। एडवर्ड के थ्रू, एड्स कमीशन के थ्रू, ठीक हो गया। और कोई, और कोई पुट करना चाहे इनपुट? सर एड्स से कैसे कमाएगा? एड्स से कैसे कमाएगा? ट्रैफिक से? ट्रैफिक तो उसके पास आ ही रही है ना, लोग सर्च तो कर ही रहे हैं, उसको यूज कर ही रहे हैं। सर गूगल पे ये सब साइट्स कौन अपलोड करता है, या सब सर्च इंजन जो है? देखो गूगल के ऊपर जो वेबसाइट्स आते हैं वो मैं अभी उसकी ये 3 स्टेप्स बता के आ रहा हूँ कि वो उनको क्रॉल करता है, आके देखता है, उनको अपने पास इंडेक्स करता है, मतलब अपने पास स्टोर कर लेता है, और जब स्टोर कर लेता है तो फिर उसके बाद उनको सर्च रिजल्ट्स के अंदर दिखाना शुरू कर देता है। तो गूगल के जो बॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसको जाके पिकअप करते हैं, ठीक है। थ्रू एड्स, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दें आप। मैं यही कह रहा था कि गूगल किस तरीके से कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है, तो वो मोस्टली स्टूडेंट्स ने ठीक बताया कि एडवर्ड के थ्रू, एड्स के थ्रू। अपनी खुद की प्रोडक्ट्स जैसे क्रोम उस खुद गूगल की वजह से नोन हुआ है तो इट्स नंबर वन, बिल्कुल। सर आई थिंक गूगल को पे इंटरनेट करता होगा। इंटरनेट किधर से पे करेगा गूगल को? इंटरनेट तो खुद पैसों पे चलता है, ठीक है। तो वो सिंपल, उसका आंसर ये है कि गूगल जो है वो उसका जो प्रोग्राम है गूगल एडवर्ड, गूगल एडवर्ड क्या चीज है? गूगल एडवर्ड एक वो प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग एड्स चलाते हैं गूगल से रिलेटेड, जो उसकी सर्च इंजन के ऊपर वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। मतलब आप प्रो पाकिस्तानी पे जाते हैं तो ये यहाँ पर जो ऐड नज़र आ रहा है आपको, किसी भी वेबसाइट पे गूगल के एड्स जो नज़र आ रहे होते हैं वो कहाँ से रन हो रहे होते हैं, उन एड्स को चलाने वाला कौन है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, पहले भी आप लोगों को बताएंगे। एक होता है पब्लिशर, ठीक है, एक होता है एडवर्टाइजर। पब्लिशर वो होता है जिसका कंटेंट होता है, या जो अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने ब्लॉग के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स लगा रहा होता है। किसकी एडवर्टाइजमेंट लगा रहा होता है? एडवर्टाइजर की। अब एडवर्टाइजर का एड इस वेबसाइट पे कैसे पहुंचा, यहाँ पे कैसे आया? तो वो ऑटोमेटिकली आता है जो है वो रेलिवेंसी की बेस के ऊपर, बाकी फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो अब लेट से आपका एक बिजनेस है, आपने एक नया फोन स्टार्ट किया सेल करना, ABC फोन है, कोई भी है, ठीक है। आप उसको एडवर्टाइज करना चाहते हैं, जो के पब्लिशर हैं गूगल के, उनके वेबसाइट्स के ऊपर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? गूगल एडवर्ड के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? गूगल एडवर्ड के पास जाना पड़ेगा। वहां पर जाके अपनी कैंपेन डिजाइन करनी पड़ेगी, और अपनी कैंपेन डिजाइन करने के बाद आप देंगे पैसे गूगल एडवर्ड को अपनी कैंपेन रन करने के। उसमें से कुछ कमीशन रख के गूगल एडवर्ड जो है वो पैसे देगा पब्लिशर को, और पब्लिशर का काम क्या होगा? उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही होगी, देखो ट्रैफिक आ रही है पब्लिशर की वेबसाइट के ऊपर, जो कि एड्स देख रही होगी एडवर्टाइजर की, और वो एड्स किस बेस पे दिखाए जा रहे होंगे? रेलिवेंसी की बेस के ऊपर, ठीक हो गया। कोई कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ है? कुछ चीजें समझ आई हैं मुझे? जरा कमेंट्स के अंदर जरा बताएं। खुद गूगल स्टोर करता है, बिल्कुल। वेबसाइट्स पे फॉलोअर्स होते हैं, उनको गूगल मॉनिटर करता है, तो ऐड गूगल को मिल जाते हैं, और उसमें से गूगल परसेंटेज अपनी रखता है, बिल्कुल ठीक है। When a visitor clicks on a display advertisement on a member website, ठीक है, a portion of the revenue is paid to the site owner while Google keeps part of the fee. Due to breadth of companies,
ये फायजा आपने गूगल से ही कॉपी पेस्ट किया, सच सच बताना है। मुझे तो ये गूगल गूगल से कॉपी पेस्ट हुआ हुआ लग रहा है, सही सही बताना है या खुद लिखा है। एडवर्टाइजिंग थ्रू द नेटवर्क एंटायर बिजनेस डिपेंड ऑन प्राइमरी, बिल्कुल इसी तरीके से ही है, ठीक है। जी सर, हो गया क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो अब था क्या चीजें कि सर्च इंजन ने जो है वो चीजों को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो अपडेट करना शुरू कर दिया। हर साल, साल में 2 बार माइनर अपडेट्स आती रहती हैं, मेजर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलती रहती हैं। उन्होंने चीज़ों को जो है वो अपडेट करना शुरू कर दिया। वो किस तरीके से जी, उसको हम लोग ज़रा देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो अपडेट आई, ठीक है, 2003 के अंदर, जिसको हमने फ्लोरिडा अपडेट का नाम दिया, पहली गूगल अपडेट थी। उसके अंदर डेथ ऑफ कीवर्ड स्टफिंग के ऊपर काम किया गया। कीवर्ड स्टफिंग क्या चीज़ है? मैं आप लोगों को जो कहता था कि फाइवर के ऊपर जब आप गिग बना रहे हैं या कहीं भी आप काम कर रहे हैं, अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक ही कीवर्ड को बार बार मेंशन नहीं करना। एक ही कीवर्ड को बार बार मेंशन जो है वो आपने नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक कीवर्ड को आप बार बार मेंशन करेंगे, उससे मिसलीड कर रहे हैं आप, ठीक है, ट्रैफिक को, लोगों को, और वहां से जो है वो आपके पास लोग आ रहे हैं, तो वो आपका जो है वो कीवर्ड स्टफिंग के मायने में आ जाता है, ठीक है। और इस 2003 की अपडेट के अंदर उन्होंने उस चीज को रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद बिग डैडी 2005 के अंदर एक अपडेट आई। इनको आप लोग अपने तौर पर भी, मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि सर्च इंजन की अपडेट्स को लर्न करना है आप लोगों ने। जिन्होंने परफॉर्म किया होगा उनको कुछ ना कुछ समझ अच्छे तरीके से ज्यादा आ रही होगी। 2005 में एक अपडेट आई बिग डैडी की, उसके अंदर कैनोनिकल यूआरएल्स और डुप्लीकेट कंटेंट को, कैनोनिकल यूआरएल्स एचटीएमएल के अंदर एक एलिमेंट होता है जो कि हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है, एचटीएमएल मार्कअप लैंग्वेज है। उसके अंदर जो है वो डुप्लीकेट कंटेंट को जो है ना वो मतलब कि कंसीडर करते हुए उनमें साइट्स को पेनलाइज करना और ये सारा काम किया गया कि जो बंदा डुप्लीकेट कर रहा है ना कंटेंट, जो बंदा डुप्लीकेट कर रहा है कंटेंट, उसको तो साइड पे करो, ठीक है। फिर उसके बाद पैंडा 2011 आई। उसके अंदर क्या था कि जो लोग लो क्वालिटी का कंटेंट बनाते हैं, जिनका कंटेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो चीज़ें ठीक राइट नहीं करते, उसके अंदर जो है वो अप डाउन करते हैं, चीज़ों का हेर फेर करते हैं, उस कंटेंट को डाउन कर दिया गया, ठीक है। मतलब उसको उसने प्लस पॉइंट्स देना, रिजल्ट्स में लेकर आना कम शो करना शुरू कर दिया। फिर पेंगुइन 2013 की अपडेट आई। उसके अंदर क्या किया गया कि जो लोग बहुत ज्यादा बैकलिंक्स बनाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे आंखें बंद करके बैकलिंक्स बनाना शुरू कर देते हैं, उनको स्पैमी बैकलिंक्स के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाए। पॉजिटिव, ठीक, और वेटेज के लिहाज से प्रॉपर अगर बैकलिंक्स हैं तो उसको कंसीडर ठीक किया जाए, नहीं तो बाकी बहुत ज़्यादा हैं, लाखों में बना दी हैं, तो वो स्पैमी बैकलिंक्स। बैकलिंक्स कैसे चेक किए जाते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी सिर्फ ये है कि एक ये टूल है, ठीक है, नील पाटिल का, ऊबर सजेस्ट। यहाँ पर हम लिखते हैं यार, ठीक है, यहाँ पर आप आए और अपनी वेबसाइट का लिंक प्लेस करें। इसको यही रहने देते हैं, इसको हम सर्च करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा कि ट्रैफिक को एनालाइज करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वेबसाइट का जो है वो एक ऑडिट करेगा, थोड़ा सा चीज़ें चेकआउट करेगा उस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो इसके ये सारी डिटेल्स आ रही हैं, इसके बैकलिंक्स कितने हैं वो बता रहा है, 1,77,000 बैकलिंक्स हैं, ठीक है।
इसके जो टॉप के पेजेस हैं वो ये हैं, ठीक है। इसके जो कीवर्ड्स हैं मेन जिन पे ज़्यादा इसको सर्च किया जाता है वो ये हैं। तो ये काफ़ी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको पुटअप करके देगा। तो जब हम लोग ऑन पेज ऑफ पेज देख रहे होंगे उसके अंदर जो है वो इन चीज़ों को लर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक और 2013 के अंदर ही लेट, तकरीबन मेरे ख्याल लास्ट वाले जो 3-4 मंथ्स होते हैं उनके अंदर एक और अपडेट आई थी, जिसको लॉन्ग कीवर्ड जो है ना, मतलब कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू डू एसईओ, ठीक है, हाउ टू डू ब्लॉगिंग, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब कि लॉन्ग टेल जो या फिर लॉन्ग कीवर्ड्स है उसको जो है वो अहमियत दी जाने लगी और क्वालिटी कंटेंट को मज़ीद अहमियत दी जाने लगी। फिर उसके बाद 2014 में पेंगुइन एंड पैंडा की अपडेट आई, जिसके अंदर लोकल एसईओ को जो है वो उसके ऊपर काम किया गया। लोकल एसईओ क्या चीज़ है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल किस तरीके से सर्च करें हम लोग। ये एक मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये यहाँ पर जो आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं ना, यहाँ पर इस जगह पर, ये वाली जगह पर, ये वाले, ये आपके पास लोकल एसईओ के थ्रू आ रहे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, तो ये यहाँ पर जो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं ये वाले सारे, ये लोकल एसईओ के थ्रू आ रहे हैं। तो वह इस अपडेट के अंदर लोकल एसईओ को इम्प्लीमेंट किया गया। फिर उसके बाद एएमपी हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस को, एएमपी, ठीक है। एएमपी हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस को, मतलब कि इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया कि क्योंकि 2015, 14, 16 के बाद मोबाइल यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। मोबाइल के ऊपर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले, वेबसाइट्स देखने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स का कंसेप्ट जो है वो शुरू कर दिया, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट का कंसेप्ट क्या है कि एक ऐसी वेबसाइट जिसको मोबाइल पे ओपन किया जाए, टैबलेट पे, पीसी के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, कोई लैपटॉप है उसकी छोटी स्क्रीन है, कोई लैपटॉप है उसकी बड़ी स्क्रीन है, किसी के ऊपर भी ओपन किया जाए उसका कंटेंट खराब नहीं होना चाहिए, उसका कंटेंट खराब नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अगर आप इंटरनेट के यूजर हैं तो आप इस चीज को देखेंगे कि आपके पास जो वेबसाइट्स होती थी, ठीक है, उसको जब आप थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट करते हैं, मतलब कि उसको आप इस तरीके से, ये देखें इसका मैंने ब्राउजर शॉर्ट किया है, लेकिन इसको मैं स्क्रॉल करूं तो देखें सारी चीजें मैनेज नजर आ रही हैं। ये 71 इसके अंदर नहीं घुसा हुआ, मैस नहीं हुआ हुआ। तो मैसी नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप किसी भी डिस्प्ले के ऊपर देखें, लेट से ये वाला जो डिस्प्ले था वो एक छोटे मोबाइल का था, तो उसमें देखेंगे बिल्कुल ठीक कंटेंट नजर आ रहा है, उसके अंदर मैनेज हो गया। ये मैंने इसको बड़ा कर दिया, ये मैं किसी टैब के ऊपर ओपन चला रहा हूँ इसको, तो क्या है, डिफरेंट रेजोल्यूशंस के ऊपर आप वेबसाइट को ओपन करें, आपकी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली हो, मतलब कि हर रेजोल्यूशन पे प्रॉपर काम करे। तो वो इस अपडेट के अंदर इसके ऊपर काम किया गया और उसको हम ए एम पी 2015 अपडेट भी कहते हैं। ए एम पी का मतलब है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ये काफ़ी क्विक होते हैं और ए एम पी पेजेस जो होते हैं वो आप वन क्लिक के ऊपर आपके ओपन अप हो जाते हैं। तो इसको आपको फिर इसके ऊपर काउंट ना आके वो सारी चीज़ें अपनी रजिस्टर करा के डिलीवर वो उसको सॉर्ट आउट करना होता है। फिर उसके बाद रैंक ब्रेन 2015 की अपडेट आई, ठीक है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज़ करना शुरू कर दिया गया। ये वाली जो अपडेट थी ये बहुत हार्ड अपडेट थी। इसके अंदर के गूगल ने अपने बोट्स को मज़ीद समझदार और सियाना कर दिया और उसके बेस के ऊपर उसमें कुछ ग्लिचेस भी थे, लेकिन स्टिल
गूगल इज द बॉस, मतलब उसने जो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी उसको आपने जाहिर सी बात है फॉलो अप करना है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज़ करना शुरू कर दिया इन्होंने रैंकिंग के लिए। फिर पेंगुइन 4.4 अपडेट आई 16 के अंदर, स्निपेट अपडेट आई, मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स, मतलब ऐसी वेबसाइट्स जो मोबाइल फ्रेंडली हैं उनको पहले किया जाए। फिर मेडिक कोर अपडेट आई अगस्त 1 2018 को, 5 मार्च कोर अपडेट आई 2019। इस तरीके से ये सो ऑन जो है अब तक आपकी जो है ये कंटिन्यूड है अपडेट्स। तो अभी भी रिसेंट कोई अपडेट्स आई हैं, उनको जाके ये है कि हमें कैसे पता चलता है, उनको आपको अब स्टडी करना पड़ता है। गूगल रीसेंट रीसेंट अपडेट 2020। ठीक है, तो ये देखें जी, ये उसके बारे में आ गया, 13 जनवरी को आई थी फर्स्ट एल्गोरिदम अपडेट। उसके बारे में आप इसको जाके रीड करना चाहें तो यहाँ से इसको रीड करें, देखें कि उसने जी क्या क्या चीज़ें चेंज की, क्या कुछ उसने इम्प्लीमेंट किया, ईच एंड एवरीथिंग। देखें गूगल पहले ऐसे होता था, ऐसा बन गया। ये 2005 2019 का एक कंपैरिजन है। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में उसने थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो अपडेट की हैं। तो ये यहाँ से जाकर जो है वो क्या कहते हैं, इसके बारे में लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे आपने, मैंने जो आप लोगों से बात पूछी थी कि जी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन होस्टिंग के साथ जाकर उस पर काम करना चाह रहे हैं या पेड के साथ काम करना चाह रहे हैं। तो उसके अंदर सिंपल सी बातें हैं कि आपको डोमेन का मैंने कंसेप्ट समझा दिया था कि आपकी डोमेन क्या चीज़ है। तो वो आपको डोमेन आपकी रिक्वायर्ड है जो कि आपको कॉस्ट करती है $5 to $12 की, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए आपको नेम शीप या नेम सिलो से जो है वो इससे कम में मिल जाएगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर उसके पैसे पूरे ही होंगे। ठीक है, नेम चीप है, नेम सिलो है। इसको हम लोग चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो एवरी स्टेप टू ऑनलाइन सक्सेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंट आप डोमेन्स रजिस्ट्रार्स हैं, यहाँ पे आप अपनी डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अपने नेम की वेबसाइट को। ठीक है, तो ये इसको सर्च आउट कर रहा है और वो अवेलेबल है $8.99 में। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी 8.88 पे है। अच्छा, गो डैडी। ठीक है, यहाँ पे सर्च किया तो ये यहाँ पे देखें ₹700 में मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये ₹700 में मिल रही है, जबकि यहाँ पर देखें $9 तकरीबन बनते हैं 1500 1600। तो ये डिफरेंट रजिस्ट्रार आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन गोडैडी से अभी मुझे सस्ती मिल जाएगी 1 साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए महंगी मिलेगी। तो ऑन एवरेज $5 to $12 आपको डोमेन के लिए चाहिए एक नॉर्मल। और अगर आपने अच्छी होस्टिंग लेनी है होस्ट करने के लिए वेबसाइट, तो वो $30 एटलीस्ट आपका होना चाहिए साल का बजट। अगर आप पेड थीम यूज करेंगे वर्डप्रेस की तो $20 to $40 है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसमें से कुछ थीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूं। मेरे पास पहले काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी इसकी, जो थीम्स थी पेड थीम्स, उनकी उनकी कीज़ वगैरह भी थी, लेकिन अब वो जाहिर सी बात है अपडेट होने के बाद उनकी जो पुरानी सब्सक्रिप्शन थी वो कुछ एक्सपायर हो चुकी हैं, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होती हैं वो उसकी वैलिडेट करने की थीम को, वो यूज़ हो चुकी हैं। तो वो इतनी ज़्यादा कोई यूज़फुल नहीं है, लेकिन स्टिल कोई अवेलेबल हुई मैं उसके अंदर से हम उसको कर सकते हैं। प्लगइन आपको चाहिए वो पेड है,
फिर उसके बाद आपका टाइम चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, कुछ पेड टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि मैक्सिमम पेड टूल्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाए। नंबर वन, जैसे मोज एक टूल है, MOZ मोज, ठीक है। ये जो है वो वेबसाइट के ऑडिट के लिए उनकी जो है वो डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, उसके बैकलिंक्स, कीवर्ड रिसर्च वगैरह इस पर्पस के लिए यूज होता है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे इसका जो प्रो का अकाउंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो गेटिंग स्टार्टेड करने के लिए इसको आपको HTML आनी चाहिए, वर्डप्रेस आनी चाहिए, कंटेंट राइटिंग का नॉलेज हो, नो हाउ ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। कंटेंट राइटिंग स्टार्ट के अंदर आप अपनी नॉर्मली भी कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल, लेकिन HTML आपको लाजमी, HTML वर्डप्रेस का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। अगर नहीं है तो स्टिल कोई मसला नहीं है, आई विल गाइड यू ऑन दैट, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट्स और कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर रहा हूँ। टास्क क्या है जी आप लोगों का, ये इसके ऊपर राइट डाउन कर दिया गया है, ठीक है। नंबर वन, आपने मेजर अपडेट्स जो हैं गूगल की उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी है। उसके बाद गूगल के जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं कि किस बेस के ऊपर आपका कंटेंट सर्च इंजन में बिल्कुल ऊपर ऊपर आएगा, तो उसके अंदर ये कुछ वेबसाइट्स प्रोवाइड की हैं, मैंने लिंक दिए हैं। इनके जो है वो ब्लॉग्स जो है वो जाके देखेंगे, इनमें से मोस्टली टूल्स हैं, वहां से आप जो है उसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसको देख लें जाके। अच्छा, अब आप लोगों का नेक्स्ट काम क्या है, आप लोगों ने जो है वो अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना शुरू कर देना। अब आप लोगों को कंटेंट लिखना नहीं आता, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है कि 500 वर्ड्स का या 300 वर्ड्स का किसी भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखना है। किसी भी टॉपिक के ऊपर 300 टू 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखना है। एक और टास्क है, टास्क टू राइट कंटेंट ऑफ 300 टू 400 वर्ड्स, ठीक है, ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। ठीक है। अब एग्जाम्पल है, मतलब आपको क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट है, आप क्रिकेट के बारे में लिखते हैं कंटेंट। आपको कैट्स अच्छी लगती हैं, मतलब जो पेट्स होते हैं, होम पेट्स, उनके बारे में इंटरेस्ट है तो उनके बारे में आप लिख लें। आपको फैशन से रिलेटेड शौक है तो आप उससे रिलेटेड लिख लें। कोई भी टॉपिक अपनी मर्जी का उठा लें, कोई भी टॉपिक उठा लें, उसके ऊपर 300 टू 400 वर्ड्स लिख डालें। ऐसे की सूरत में, बुलेट पॉइंट्स की सूरत में, वट एवर जो भी समझ आती है उसको लिखना लाजमी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि मैंने गूगल पे कहाँ कहाँ चीज़ों को सर्च करना है। गूगल सर्चिंग आप अपनी जितनी बेहतर कर लेंगे आप लोगों के लिए उतना फायदेमंद है। चीज़ों को जितना एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे आपके लिए वो उतना फायदेमंद होगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके ऊपर मजीद चीज़ें मैं ऐडअप आप लोगों के लिए करता हूँ, ठीक है। कि आपको नहीं समझ आ रही कि मैं स्टिल क्या करूँ, क्या कहते हैं, किस चीज़ के ऊपर राइट करूँ, ठीक है।
तो आप एसईओ के ऊपर लिखना शुरू कर दें, आप ब्लॉगिंग के ऊपर लिखना शुरू कर दें, आप अपवर्क के ऊपर लिख लें, आप फाइवर के ऊपर लिख लें कि फाइवर के ऊपर किस तरीके से काम किया जा सकता है, हाउ टू वर्क ऑन फाइवर, हाउ टू क्या कहते हैं क्रिएट गिग, उसको स्टेप बाय स्टेप सारा डिफाइन कर लें। हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो ऑन फाइवर, किसी भी टॉपिक के ऊपर नहीं लिख सकते क्या? हर बंदा, मेरी मेरी सोच के मुताबिक तो हर बंदा कुछ ना कुछ कंटेंट लिख सकता है, अगर वो नियत के साथ काम करने पर आ जाए उस चीज के ऊपर। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ वापस आता हूँ। अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें जिन्होंने अभी तक मार्क नहीं की है। सर, both some words were mine and technical lines out from Google. Oh, okay, that's good. Everyday freelancing, ठीक है, ये बकर का पेज है। एवरीडे फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो ये आपके जी फेलो हैं, उन्होंने काफ़ी कंटेंट वगैरह डिफरेंट चीज़ों के ऊपर राइट किया हुआ है, इसको आप लोग जाके ज़रा चेकआउट करें। ठीक है। और काफ़ी कंटेंट उन्होंने लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो इसको ज़रा जाके देखें। तो कुछ भी आप लोग अपनी तरफ से उसको स्टार्ट करें, उस पे काम। सर, हाउ वी डू लोकल एसईओ, इज इट ऑटो जनरेटेड और प्रोसीड थ्रू अप्लाइंग टेक्निक्स? इसको हम लोग टेक्निक्स के थ्रू करते हैं। गूगल के जो हमारे पास उसके जो पॉड्स हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने इसको सबमिट करवाना होता है। ठीक है, गूगल का साइट मैप होता है, और साइट मैप नहीं, सॉरी, उसको हम लोग कहते हैं ये इससे बिजनेस अकाउंट से इसको किया जाता है। ठीक है, बिजनेस अकाउंट मतलब कि आपको अपना जो भी बिजनेस है या जो भी चीज़ है उसको गूगल के अंदर जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो ये प्रॉपरली सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो इंसान ने बनाई है, थोड़ा थोड़ा पंगा लेते, जैसे यूट्यूब पे लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने का बोलना अलाउ नहीं, तो हिडन वर्ड्स में बोल सकते हैं ना? नहीं बोल सकते हैं, सब्सक्राइब का कहना अलाउड है। आपको किसने कहा है कि यूट्यूब अलाउ नहीं करता कि आप लोगों को ये ना कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें या फॉलो ना करें हमारे पेज को? अलाउड है बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेड, किसी और ब्लॉग से आइडिया ले सकते हैं? बिल्कुल लिया जा सकता है। अभी मैं आप लोगों को इसी के ऊपर काम करवाने लगा हूँ, नीच रिसर्च के ऊपर, कि आप लोगों ने नीच रिसर्च कैसे करते हैं। ग्रेट, मतलब बकर वाटर ब्लॉग। ओके, अब नेक्स्ट जो है हम लोगों ने जो डिस्कस करनी है चीज़ें, वो है हमारी निच रिसर्च से रिलेटेड। निच किस चीज़ को कहते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर किस चीज़ से रेलेवेंट जो है वो आप लोग काम करना चाह रहे हैं। मतलब आप लोग मेडिकल की निच के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, मेडिकल इटसेल्फ इज़ अ निच। आप किसी जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं, आप स्पोर्ट्स के ऊपर, आप एजुकेशन के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, टेक के ऊपर, वट एवर जो भी आपका जो है वो टॉपिक है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, उसको हम लोग जो है वो निच कह रहे होते हैं। अब निच को भी आगे कैटेगराइज किया गया है। हमारे पास जो निच से पहले एसईओ है, उसके अंदर मेजर फैक्टर्स जो हैं वो उसकी दो चीज़ें हैं, मतलब ऑन पेज है, ऑफ पेज है, और साथ साथ लोकल और टेक्निकल एसईओ को भी हम लोग देख रहे होते हैं। निच रिसर्च की बात करते हैं। ठीक है, तो निच रिसर्च के अंदर ये आपकी जो अर्निंग होती है वो सीपीसी मॉडल बेस के ऊपर होती है, कॉस्ट पर क्लिक। एग्जाम्पल, एक आपकी वेबसाइट का पेज है, उस पे आपने गूगल के एड्स लगाए हुए हैं, उसके ऊपर आपको जो रेवेन्यू जनरेट होगा, 1,000 लोग डेली आके देख रहे हैं। 1,000 में से जितने लोग एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। एडसेंस किस बेस पे काम कर रहा है? उसका जो बिजनेस मॉडल है, वर्किंग मॉडल, सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक। एड्स के ऊपर जितने आपको क्लिक्स मिलेंगे,
उनकी बेस के ऊपर आपकी अर्निंग होगी। अब अगर एक क्लिक का आपको 0.05 सेंट मिल रहा है, ठीक है, लेट्स से एक क्लिक का आपको 0.05 सेंट मिल रहा है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 क्लिक्स के साथ, तो मुझे $5 मिलेंगे 100 ऐड क्लिक्स के ऊपर। ठीक है, तो आप खुद नहीं करेंगे, खुद करते हैं तो फिर वो ब्लॉक एडसेंस जो है वो डिसेबल हो जाता है, सस्पेंड कर देता है वो। काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें आ रहे होते हैं। अब निच से रिलेटेड जो है वो दो चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर कर लें अपने माइंड के अंदर। दो तरह की निचेस होती हैं, एक होती है मैक्रो निच, एक होती है माइक्रो निच। मैक्रो बड़ा, ओवरऑल। एग्जाम्पल, हेल्थ आपकी एक बहुत बड़ी नीच है, हेल्थ के अंदर फिर नीचे उसकी जो माइक्रो नीचेस हैं वो काफ़ी सारी हैं। स्किन केयर, हेयर लॉस, फैट लूज, ठीक है, इसके अलावा जो है वो, मतलब अगर आपने अपने आँखों का इलाज करवाना है तो वो अलहदा एक सेक्शन है, आपने अपना कोई डायग्नोसिस करवाना है वो अलहदा है, हर चीज़ का अलहदा अलहदा जो है ना वो। ठीक है, तो मैक्रो क्या है, ओवरऑल नीचे हो गई, माइक्रो आपकी ये हो गई। एग्जाम्पल एक और, मैक्रो नीच स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स आपकी एक मैक्रो नीच है। उसकी माइक्रो नीच क्या बनेगी, क्रिकेट को आप ले लें, आप जो है वो उसके अंदर फुटबॉल को ले लें, वॉलीबॉल को ले लें, डिफरेंट स्पोर्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो इसको डिवाइड किया जा रहा था, फिर उसकी आगे सब निच भी बनाई जाती है या सब कैटेगराइज भी किया जाता है। अब अगर आप मैक्रो निच के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये तीन चीज़ों का ख्याल करना, तीन चीज़ें आपके माइंड के अंदर होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नंबर वन, आप अगर मैक्रो निच पे काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा कंटेंट चाहिए, ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो इसका मतलब है कि आपको टीम चाहिए। इसके ऊपर हाई कंपटीशन है, कि क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपके कंपटीशन में आएंगी इसके अंदर। फिर उसके बाद इसके ऊपर आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ऑन पेज एसईओ करनी पड़ती है। ब्रांड डोमेन नेम आपको चाहिए, ठीक है, ब्रांड डोमेन नेम मतलब सेम एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम चाहिए होती है आपको। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ब्रांड से मुराद ये कि आपके उसके मुताबिक, उसके नेम के मुताबिक ही हो जिससे रिलेटेड आप या आपका कोई ब्रांड है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। फिर उसी का कम कंपटीशन कम होती है, लेकिन ज्यादा ट्रैफिक होते हैं, टॉपिक और कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं हमें यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग जो है इसको ऑफ पेज एसईओ की बेस के ऊपर ही काफी पुल अप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डोमेन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं वो एग्जैक्ट मैच डोमेन या पार्शियल मैच डोमेन, उससे मिलती जुलती थोड़ी बहुत डोमेन भी हमारे पास हो तो उसको हम लोग कर सकते हैं। देर इज नो इशू एट ऑल इन दिस। अब आपको सर्च कैसे करना है, अपने टॉपिक का, अपनी निच का आइडिया कैसे लगाना है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें। उसको मतलब आपने दिमाग के अंदर थोड़ा सा सोचना है। कुछ लोग इसको जल्दी सोच लेते हैं, कुछ लोग महीना महीना डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे अब किस निच के ऊपर ब्लॉग बना के काम करना चाहिए। तो ये डिपेंड कर रहा होता है उसके ऊपर, ठीक है। आप साइकिलिंग पे बनाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेरेंटिंग, हेल्थ केयर, कल्चर। कल्चर, अगर आपको कल्चर का शौक है आप कल्चरल ब्लॉग बना लें, टूर्स, ठीक है। आप इंटीरियर डिजाइनिंग, डिजाइनिंग अच्छी है, आप मोबाइल से रिलेटेड बना चाहें, मोबाइल के रिव्यूज की वेबसाइट बना लें आप, ठीक है। मोबाइल के रिव्यूज क्या, मोबाइल के बारे में उसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन करें अपनी वेबसाइट पे और उससे रिलेटेड ब्लॉग बना लें। फर्नीचर है, फर्नीचर के ऊपर कर सकते हैं। इंस्पायरेशन अदर से ले लें, जहाँ से भी है, ठीक है। उसके अलावा ये एक अलेक्सा वेबसाइट है, ठीक है, ये अलेक्सा, मैंने इसको सर्च किया, ये अमेजोन की है। हम्म, नहीं नहीं, ये वाली नहीं, Alexa.com। बाय कैटेगरी,
ये देखेंगे यहाँ पे आपको बता रहा है कि कुछ इंडस्ट्रीज दी हुई हैं, इनसे रिलेटेड आप करना चाहें स्पोर्ट्स, वर्ल्ड, सोसाइटी, शॉपिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हो, उसके बारे में आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हब पेजेस है। ठीक है, यहाँ पर जाएं आप, तो हब पेजेस के ऊपर जाने के बाद ये देखें डिफरेंट टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनके ऊपर देखें हेल्थ प्रो एडवाइस, ट्वेंटी पेरेंट्स लॉन्च, ये डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से आइडिया ले लें। ठीक है, इसके अलावा अगर मज़ीद आपको देखना है, ठीक है, तो ये मैंने बताया था, याहू आंसर्स के ऊपर चले जाएं, और याहू आंसर्स पे जाने के बाद ये नज़र आ रही है यहाँ पे कि लोग किस चीज़ के बारे में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक लोग गेम्स के ऊपर बात कर रहे हो। ठीक है, और गेम्स के अंदर भी देखें फिर कैटेगरीज, सब कैटेगरीज बनी हुई हैं। ठीक है, विल यू बी बाइंग द PS5 व्हेन इट कम्स आउट, वो पूछा कि PS5 जो है वो प्ले स्टेशन 5 आप बाय करेंगे जब वो आएगा। तो क्या है इसके ऊपर, अब यहाँ से आपको टॉपिक का आइडिया भी मिल जाता है कि आप PS5 के ऊपर इज इट वर्थ बाइंग PS5 और नॉट, उसके ऊपर आप ऑनलाइन रिसर्च करें, उससे रिलेटेड कंटेंट अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें। पब्लिश करने के बाद यहाँ से क्या चीज़ है कि यहाँ पर आकर इस पे अकाउंट बना के कमेंट्स में पुट कर दें अपना लिंक। ठीक है, और वो आपका एक बैकलिंक भी बन जाएगा। ठीक है, कमेंट बैकलिंक। इसके अलावा यहाँ से जो है वो ये बंदा डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे भी जाएगा या रेफर करेगा इधर इट्स वर्थ बाइंग PS5 और नॉट, और उसके अंदर आप अपने आर्टिकल के अंदर उसका कंपैरिजन पोस्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपनी निज का आइडिया भी लगा सकते हैं। उसके अलावा लोग क्या चीज़ें क्वेश्चन कर रहे हैं, किस चीज़ों के बारे में वो सर्च कर रहे हो सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ से पता लग सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट आइडियाज जगह से लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा गूगल ट्रेंड को देखें। ठीक है, गूगल के अंदर ट्रेंडिंग किस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है, यहाँ पर आते हैं तो ये देखें रिसेंटली जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, मोस्ट सर्च चीज़ें हैं वो ये हैं। ठीक है, डेलस काउबॉयज, चीफ्स, स्टीलर्स, 1 मिलियन प्लस सर्चेज हैं इसकी। मोर ट्रेंडिंग सर्चेज में जाते हैं, ये देखें 2 मिलियन प्लस सर्चेज आ रही हैं इनके ऊपर। लेकिन ये टोटली सारे के सारे जो है वो ब्रांड कीवर्ड्स होंगे या उससे रिलेटेड होंगे। तो आपने क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पर गए और इधर से लोकेशन पाकिस्तान कहाँ गई, इंडिया करके देखें। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये कीवर्ड्स ज़्यादा ट्रेंडिंग सर्च किए जा रहे हैं। अगर रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स देखना चाहें तो ये चीज़ें ज़्यादा सर्च की जा रही हैं, उनके बारे में भी ये बता रहा है। तो यहाँ से आप जाके गूगल ट्रेंड्स से जो है वो आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्विटर के ऊपर है। ठीक है, ट्विटर के ट्रेंड्स पे देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी प्रोडक्ट बेस कर रहे हैं तो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे चले जाएं, मतलब अमेजोन के ऊपर चले जाएं अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, दराज पे चले जाएं, तो यहाँ से आपको डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो नज़र आ जाएंगी। वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं अपनी नीच का। अब आप लोगों ने नंबर वन वो कंटेंट वाला काम करना है, नंबर वन सेकंड अपनी जो क्या अवेलेबल है। अब आप PS4 या किसी के बारे में लर्न करना चाह रहे हैं तो यहाँ आके लर्न करें। मैकबुक के अंदर चले जाते हैं कि मुझे मैकबुक के अंदर इंटरेस्ट है, तो इसको मैं सर्च आउट करता हूँ यहाँ पे। इसको क्या हो गया जी, इसी तरीके से यहाँ पर ये कैटेगरीज दी हुई हैं, तो यहाँ से भी देखी जा सकती हैं। ठीक है,
तो आपने इसका थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि किस तरीके से आप जो है उसको देख रहे हैं। अब मेन जो चीज़ है वो आपका इंटरेस्ट होना उसमें ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो दैट वुड नॉट बी गुड फॉर यू। मतलब एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, मेरा एक क्लाइंट था अपवर्क पे मिला मुझे, मुझे उसने कहा कि मुझे कंटेंट राइट करवाना है कैमरा से रिलेटेड। तो कैमरास के अंदर तो खैर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, निकॉन के, जो कैनन के, और बाकी जो कि हमारे पास इंडोर आउटडोर फोटोग्राफीज के लिए यूज़ होते हैं, या उसके अंदर उन दिनों में काफ़ी शौक भी था, कुछ कैमरास लिए भी हुए थे, अब भी हैं। तो इंटरेस्ट बेस हो गया, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। लेकिन क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे 360 कैमरास के बारे में सर्च करवाना है। 360 कैमरास, 360 कैमरास कौन से होते हैं? ये जो क्या कहते हैं, मतलब ओवरऑल जो टोटली आपका, जैसे वो वाइड एंगल नहीं होते, उस टाइप का इनका जो है वो आगे जो है वो ये डिस्प्ले कैप्चर करके लेके आ रहे होते हैं आपके, सॉरी आपके पास सीन कैप्चर करके लेके आ रहे होते हैं। तो उससे रिलेटेड जो है वो क्लाइंट ने लिखवाना शुरू कर दिया। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा मजीद बढ़ा, तो मैंने उसको अच्छे से रिसर्च करके उसका उसकी नीड के मुताबिक कंटेंट डिलीवर किया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि आपको अगर हेल्थ की आपकी निच है तो उसके ऊपर सीपीसी आपको हाई मिलेगा, कॉस्ट पर क्लिक हाई मिलेगा, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो उसमें कुछ ये हैं, लेकिन आप लोग अपनी रिसर्च की बेस के ऊपर जाएं तो ज़्यादा बेहतर करें। अब आपने क्या करना है, ये 4 से 5 चीज़ें जब तक हमारी रेडी नहीं होती, ठीक है, तो हम लोग इनको साथ साथ रेडी करेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने बैकएंड के ऊपर सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखना है। पहले हमने अपनी प्रॉपर नीच सिलेक्ट करनी है। प्लान में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, डोमेन हो, होस्टिंग हो, ये वाली हम अभी एट द मोमेंट जो है वो हम लोग फ्री वाली यूज कर रहे हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि अपने जो आर्टिकल होंगे, जो चीज़ें होंगी, उनको अपने पास सेव रखना है। आप अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज कर लेंगे, उसके ऊपर जो है फिर उसको जो है वो क्या कहते हैं वहाँ पे पब्लिश कर देंगे। कीवर्ड रिसर्च आप लोग करेंगे, आर्टिकल्स जो हैं वो आपके 12 to 20 एट लीस्ट आपकी निच से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर राइट हुए हुए होने चाहिए। एग्जाम्पल, मैं एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर, मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो अब इसके ऊपर मेरे जो टॉपिक बनेंगे वो क्या होंगे? हाउ टू डू फ्रीलांसिंग, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग, ठीक है। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। देखो, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ कि कौन कौन सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अपवर्क क्या चीज़ है, फाइवर क्या चीज़ है, फ्रीलांसर क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखो डिफरेंट जो है वो मेरे पास टॉपिक्स बन रहे हैं ना, ये 5 6 7, इनके बारे में क्या मैं नहीं लिख सकता? मेरा इनके बारे में इंटरेस्ट है तो मैं लिख सकता हूँ। तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपना ब्लॉग बनाने के लिए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी जो रिसर्च की स्किल्स हैं वो इनहेंस होती हैं, ठीक है। तो ये वाला काम हम लोग कल करेंगे। अभी आप लोगों ने सिंपली इन चीज़ों के ऊपर सोच के अपना टॉपिक ढूंढ के रखना है, ठीक है। मुझे फीडबैक दें ज़रा लेक्चर का कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं या नहीं आई। और मेरा बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा है, मैं भी शायद मौसम चेंज होने की वजह से, या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, आई डोंट नो। खैर, किसी और ब्लॉग से आइडिया लिया जा सकता है, नो इशू एट ऑल। ओके, थैंक यू सर, जजाक अल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच सर। Blog we will write based on our interest area, can be used in our websites later, or we are writing for generic learning। अच्छा, ये आपका, वैसे मैं आप लोगों को प्रेफरेबली यही चीज़ कहूँगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट की बेस के ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अम, आप लोगों के अगर इंटरेस्ट की बेस के ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप उसको जेनेरिकली करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जेनेरिकली इस तरीके से है कि
कुछ ब्लॉग्स होते हैं जो कि बिल्कुल जेनेरिक होते हैं, और उनके ऊपर जो है वो किस तरीके से काम किया जा रहा होता है कि लाइक यू आर डूइंग मल्टीपल नीचीज ऑन दैट, ठीक है, मतलब आप मल्टीपल नीचीज के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे आप लोग देखें कि ये आप लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज नजर आ रही हैं, टेक, टेलीकॉम, बिजनेस, ऑटो, स्पोर्ट्स, और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो मतलब ये है कि आप इसके ऊपर काम करें, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है, नो इशू एट ऑल। लेकिन ये है कि उसके लिए आपको एक अपना ब्रांड का नेम सोचना पड़ेगा कि किससे रिलेटेड आप अपना ब्रांड, लेट्स से फॉर एग्जांपल लोग राइटिंग करते हैं तो अनस राइट्स, ठीक है, इस तरीके से मैं एक अनस राइट्स डॉट कॉम जो है वो डोमेन रजिस्टर करवा लूँगा, या ब्लॉग बाय अनस, ठीक है। तो ये फिर क्या है, इसका मुझे नेम बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, एक नेम उसका बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है। जी सर, समझ आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं लिंक ज़रा पोस्ट कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, और इधर ग्रुप में भी मैंने कमेंट्स के अंदर भी पोस्ट कर दिया। जो स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन करना चाहें क्यूए सेशन के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्यूरीज हो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। सर, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इज, क्या चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग रही है उसको आप जो है वो भी क्लियर कर लें। कोई भी बात, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी पॉइंट है वो कंफ्यूजिंग है, आप कह रहे हो कि मैंने अंडरस्टैंड भी कर लिया लेकिन हर चीज़ कंफ्यूजिंग है। अच्छा, वो पता है क्या होता है कि अभी आप लोगों ने ओवरव्यू इन द स्टार्ट चीज़ों को देखना शुरू किया है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो मज़ीद आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आप उसको काम करना शुरू करोगे, अब जो काम करेगा इसके ऊपर, अब असल में काम करने की बारी आ गई है। जो बेटा इसके ऊपर काम करेगा उसको तो चीज़ें समझ आती जाएंगी, जो काम नहीं करेगा उसको चीज़ें समझ नहीं आती जाएंगी, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ब्लॉग्स मैंने आप लोगों को कहे हैं स्टडी करने के लिए, जिसमें ये है, ठीक है। ठीक है, बैकलिंकों के ऊपर जाएं और इसका ये ब्लॉग का सेक्शन है, इसको ओपन अप करें, ठीक है। वन बाय वन आपने क्या करना है कि इनको रीड आउट करना शुरू करना है। जी सर, अभी तो सुन रहे हैं, बस जब प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ आएगी। हाँ, तो आज से अब आप लोग इसके ऊपर अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करें ना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करें, और चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो काम बनेगा, नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है, ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर आप जाएंगे जब, ठीक है, तो ये देखें, हाउ पीपल यूज सर्च इंजन, ठीक है, न्यू यूजर बिहेवियर, हाउ टू रैंक ऑन फर्स्ट पेज ऑफ गूगल फास्ट इन डेप्थ केस स्टडी, ब्रियान की, ये बड़ा अच्छा बंदा है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद 17 एडवांस एसईओ टेक्निक्स, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इनको जाके ज़रा रीड आउट करें, इनको देखेंगे आप लोग तो समझ आएंगी। मोज और एआरएफ क्या है, ये एसईओ के दो टूल्स हैं, इन्होंने ही अपने ब्लॉग भी बनाए हुए हैं, ठीक है। ये मोज को हम लोग ओपन अप करते हैं, इसका मैं अकाउंट भी आप लोगों को क्रिएट करवा दूंगा सारा। इनकी ये डिफरेंट टूल्स हैं, कीवर्ड रिसर्च है, एसईओ ऑडिट है, बैकलिंक की रिसर्च है, काफ़ी सारे टूल्स हैं, इनको हम लोग यूज़ करना सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ए एच आर एफ, ए एल एफ, ठीक है, ये टूल है, ठीक है। इनका आप लोगों ने क्या चीज़ है कि जो आप लोगों के लिए यूज़फुल है, आप इसके
इसके ब्लॉग को जो है ना वो जाके रीड करें। ठीक है। कीवर्ड रिसर्च टिप्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग साइट्स, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग इम्पोर्टेंट। फिर नीचे एसईओ की बेसिक्स पे, हाउ टू लर्न एसईओ, ये देखें। ये डिफरेंट कंटेंट है उसके ऊपर, क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, फ्री वर्सेस पेड एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर देयर। ठीक है। सो आप लोग इसको जाके थोड़ा सा रीड आउट करें, चीज़ों को देखें, टेक्निकल एसईओ क्या है, वेबसाइट ऑडिट क्या है, ऑन पेज क्या है, इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं। अब आगे मूव करते हुए वो स्टूडेंट काम कर पाएगा जो रिसर्च करेगा, साथ साथ जो चीज़ों को खुद अपने एंड के ऊपर भी अंडरस्टैंड करेगा। अगर आज का काम कल, कल का काम परसों और वीकेंड के ऊपर लेके जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी चीज़ें आप लोगों के लिए। ठीक है, लिंक मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। तो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं अपनी freelancer.com और upwork.com की प्रोफाइल के लिंक्स जो हैं वो इधर कमेंट में पोस्ट कर दें, मैं उनको ज़रा क्विकली रिव्यू कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने फ्रीलांसिंग के और जो भी प्रोफाइल है उसका लिंक इधर कमेंट के अंदर पोस्ट कर दें। मैं जो है वो उसको रिव्यू कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। तो सर, हाउ डू वी नीड टू रजिस्टर इन बैकलिंक बिफोर रीडिंग ब्लॉग्स। उसके ऊपर ये है कि इसके ऊपर जो है वो आप क्या कहते हैं, सिंपली अपना इसके ऊपर अकाउंट बना लें, अकाउंट इसको कंटिन्यू रीडिंग करें तो ये आप इसको रीडेबिलिटी इसके अंदर आ रही है आपकी। ठीक है। आप क्या है, स्टार्ट स्टार्ट की चीज़ें, अब देखो हमने गेटिंग स्टार्टेड किया है ना कि हम स्टार्ट ले रहे हैं एसईओ के साथ, तो आप एसईओ से रिलेटेड चीज़ों को रीड आउट करना शुरू कर दें। अब आज हम लोगों ने देखी नीच रिसर्च को देखा, आप नीच रिसर्च के ऊपर काम करना शुरू कर दें कि किस तरीके से की जा सकती है। ठीक है। स्टार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उनके बारे में रीड आउट करना शुरू करें। ठीक है। उसके ऊपर अभी रजिस्टर ना करें, जो जो टूल्स हम लोग साथ साथ लर्न करेंगे प्रैक्टिकली उनके ऊपर अकाउंट भी बनाकर और उनको साथ साथ हम यूज़ भी करते जाएंगे, तो ये एक इकट्ठा जो है वो हमारे पास प्रोसेस हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। कंबाइंड जो है ना वो प्रोसेस होगा, इसको जो है हम लोग फिर साथ ही कवर अप करेंगे। ठीक है। जो स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल वगैरह की रिव्यू करवाना चाह रहे हैं तो वो ज़रा इधर कमेंट्स के अंदर पुट कर दें। ठीक है, उनके लिंक्स वगैरह, और उनको जो है वो मैं रिव्यू कर लूँ। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कहा कि सर्च इंजन अपडेट्स जो है वो आपने रीड करनी है। सर्च इंजन मेजर सर्च। ठीक है। तो अब ये देखें, ये गूगल की अपडेट्स हैं, इसके ऊपर जाते हैं, कहीं से भी किसी भी ब्लॉग से आप रीड कर लें जाके। तो ये देखें, ये सारी की सारी अपडेट्स के ऊपर इन्होंने जो है वो अपना कंटेंट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखें, ये पिजन है, पेंगुइन है, पांडा है, मोबाइल फ्रेंडली अपडेट है, हुमिंग बर्ड है, मोबाइल फ्रेंडली एल्गोरिथम है। ठीक है। ये सारे के सारे लिखी हुई हैं अपडेट्स, इनके बारे में जाके रीड आउट करना शुरू करें। क्या कर रहा है, अगर स्टिल आर्टिकल रीडिंग मतलब ये होता है ना कि जो टेक्स्ट है उसको रीड करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको छोड़ के यूट्यूब पे चले गए। ठीक है। उसको इधर आके सर्च करें, यहाँ से उसको लर्न करना शुरू करें। ठीक है। वीडियोस देखें उनको प्रॉपरली और अंडरस्टैंड करें। ठीक है।
ठीक है। ये हमने एक वेबसाइट ओपन की, सॉरी, नादिया की प्रोफाइल है। नादिया ने जो है वो रिलेटिवली कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं? नादिया, आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह इसके ऊपर कंप्लीट किए हैं रिसेंटली? 3 डेज वो भी ऑर्डर डिलीवर किया है, तो आपने मुझे बताया ही नहीं इसका। ठीक है, आप लोग काइंडली सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को नोट डाउन कर लें कि आपका जैसे ही कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है आपने मुझे लाजमी इन्फॉर्म करना है। ठीक है सर, अपवर्क पे अगर टेस्ट दिए बगैर ही 100% कंप्लीट हो जाए तो टैक्स देना ज़रूरी है या नहीं? टेस्ट उसका लाजमी दें, क्योंकि वो आपको अपवर्क के 2 बैच होते हैं। एक अब तो उन्होंने खैर इवॉल्व कर दिया, उसको अपडेट कर दिया। राइजिंग टैलेंट बैच लेने के लिए आपको, राइजिंग टैलेंट बैच लेने के लिए, ठीक है, टेस्ट पास होना ज़रूरी है। ये देखें, अपवर्क राइजिंग टैलेंट बैच, ठीक है। तो मैं ज़रा दिखाता हूँ आप लोगों को। ये इस तरीके का राइजिंग टैलेंट का आपको बैच मिलता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी के अंदर उसने मेंशन किया हुआ होगा, इसके अंदर एलिजिबिलिटी के अंदर उसने मेंशन किया हुआ होगा कि आपने इसका जो टेस्ट है, ये देखें, पास दी, क्राइटेरिया क्या है, पास दी अपवर्ड लर्नर्स टेस्ट, 100% प्रोफाइल कंप्लीट, अपडेटेड, प्रपोजल सबमिशन एक्टिव, और ये वो सारी चीज़ें। तो जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो 30 कनेक्ट्स फ्री मिलते हैं अपवर्क की तरफ से, स्पेशल सपोर्ट मिलती है कस्टमर सपोर्ट टीम की तरफ से अपवर्क की, और कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो फीचर जॉब हैं 10% आपको फीस लगती है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। आफ्टर क्लास नादिया, आपने पता है क्या करना है कि जो प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीटेड हैं उनकी जो है वो डिटेल्स मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है, लाजमी तौर पर। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर ना ये भी आपका ठीक है, लेकिन जैसे ये आपने ये किया हुआ है ना, बैनर प्रॉपरली लगाए हुए हैं, वो आपने प्लेस किए होते ना तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर आपके लिए काम करता। ठीक है, मैं दैट दैट वुड बी मोर हेल्पफुल देन दैट। इसके अलावा आपकी जो क्वालिटी है पिक्चर्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ों की प्रोफाइल पे, वो ठीक है। अब ये देखो, आपने ये एक स्क्रीनशॉट लेकर इमेज यूज की हुई है और उस पे कैनवा का कॉपीराइट लगा हुआ है। तो इस तरह का चीजें यूज ना करें, ठीक है। इस इन चीजों को काइंडली जितना हो सकता है उसको अवॉइड करें। ठीक है, तो ये देखें आपकी प्रोफाइल जो है वो ठीक है, ठीक है, काफी साफ सुथरा, मतलब देखें कितना क्लीन काम हुआ हुआ है। यहाँ पर टॉप रेटेड लिख दें, इट्स ओके, इसको रिमूव कर दें, तभी नहीं आपका अभी तो यहाँ पर जो स्टेटस है वो देखा जाएगा ना। हाँ, अलबत्ता आपसे क्लाइंट पूछते हैं कि जी आपका अदर फ्रीलांसिंग या इस स्किल से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करें, तो उसके बारे में वो आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि जी मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है और ये सारी चीज़ें। ये थोड़ा सा मैस हुआ हुआ है टेक्स्ट, इसको ज़रा कंसीडर करके इसको ज़रा सेट कर लें, ठीक है, या प्रॉपर जैसे ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर लें। ओवरऑल नादिया आपकी प्रोफाइल ठीक है, चीज़ें ठीक हैं, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें अगर कंसीडर करने वाली हैं तो वो मैंने आपको बता दिया, उनको ज़रा देख लें। ठीक है, और आपने जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं अभी आफ्टर ट्रेनिंग रिसेंटली, उनकी डिटेल्स भी सबमिट करवानी है, जो B2B से रिलेटेड है, B2C से और बाकी जो भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अनम, आवाज़ आ रही? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। काइंडली आप जो है वो अपना माइक को चेक करें। हेलो, हेलो। अच्छा, तो मैं यही बता रहा था कि सर फाइवर पे जो टेस्ट होता है उसकी आंसर शीट भी गूगल पे अवेलेबल है। बिल्कुल, कोई भी टेस्ट है आपको फाइवर के ऊपर, फाइवर।
एसईओ का टेस्ट है लेट्स से। ठीक है, तो सब की आंसर शीट हर टेस्ट की जो आपको की है, जिसको हम लोग की कहते हैं, वो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर आपके पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अनम, आपकी आवाज़ बिल्कुल ना होने के बाद आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। कैन यू प्लीज़ रीजॉइन? आप इसको जो है वो अगेन ज्वाइन कर लें, मेरे ख्याल से फिर शायद ये ठीक हो गया। ठीक है, मैं 1-2 मिनट वेट कर लेता हूँ आपका। इसको आप जो है वो अगेन ज्वाइन कर लें तो मे भी शायद क्लियर हो जाए। हेलो। तो नादिया, आप जो पूछ रहे थे सवाल, वो ये देखें, ये सब की सारों के आंसर्स आपके पास अवेलेबल है। तो मैंने आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए। जिस वे के साथ आप मूव करना चाह रहे हो, आप जो है वो उस वे के साथ जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अनम, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, या ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट लेके मेंशन करके पूछ सकते हो। तो देर इज़ नो इशू विद दैट ऑल टू। ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। जो 3 टास्क जो आप लोगों को कहे हैं, वो आप लोग उसको परफॉर्म करेंगे लाजमी। नादिया, आपने मुझे डिटेल्स लाजमी सबमिट करवानी है। आपने भी इसके अलावा, एक और स्टूडेंट हैं, सादिया अकबर है उनका नाम। 2 स्टूडेंट्स हो रहे हैं, मुझे उनके नेम अभी रिमाइंड नहीं हो रहे। तो काइंडली आप लोग जो है वो इसको लाजमी कंप्लीट करवाएंगे। मैमा, देखें, अब आपने सिर्फ एक गिग बनाई हुई है, एक गिग से तो काम नहीं चलेगा। देखो, आप लोग काम नहीं कर रहे। ठीक है, जो मैं सीधी बात करूंगा, जो स्टूडेंट काम नहीं कर रहा वो नहीं चल सकता। और मुश्किल है कामयाबी। ठीक है। चीज़ों को काइंडली क्लोजली, अब देखो, जो स्किल्स मैंने आपको सिखाई हैं मैमा अभी तक, उससे रिलेटेड आपकी एक भी गिग यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। एक गिग आपने बनाई है। ठीक है। जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग थी, उसका भी बैनर और उसके ऊपर कोई एज सच कोई खास आपने वो काम नहीं किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन देखे, मैंने कहा था कि एटलीस्ट 600 400 कुछ ना कुछ वर्ड्स हों, ये 200 भी नहीं है मेरे ख्याल से कंप्लीट। तो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, अगर मैं आपको यूआरएल सेंड कर दूं तो आप मेरी प्रोफाइल चेक करके पोर्टफोलियो देख लें, वो सही से ऐड क्यों नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा है कि आप मुझे अपनी प्रोफाइल का यूआरएल सेंड कर दो। मैं वहाँ से देख के आपको उसके ऊपर कमेंट्स ऐड कर देता हूँ कि उसके अंदर जो भी इश्यूज हैं उसको हम देख लेंगे। ठीक है जी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।